मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर सेमेस्टर स्टडी। बच्चों, आप सभी को पता है कि जिस विषय में आपने एडमिशन लिया, जिस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर। ये महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय NEP 2020 के तहत अपने विषयों को, विभिन्न प्रकार के विषयों को संचालित करता है। तो हमारे महाविद्यालय में संचालित होने वाले UG और PG के जो भी सिलेबस हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस से ही निर्धारित हैं, वहीं से ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों को समझना, और एक तरीके से जो भी प्रवक्ता हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो कि उनको ये समझाएं कि सेमेस्टर प्रणाली कहीं ना कहीं जो एनुअल सिस्टम था, वार्षिक मेथड था, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी भिन्न है, अलग है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे और क्या रणनीति बनाना चाहिए, किस योजना के तहत अपने अध्ययन को करना चाहिए ताकि वो टॉप स्कोर कर सकें। बेहतर योजना के साथ और प्रभावी रणनीति से ही बेहतर अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो चाहे वो नव प्रवेशित विद्यार्थी हों, चाहे वो किसी अगले सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हों, नव प्रवेशित विद्यार्थी, UG और PG के प्रथम सेमेस्टर के बच्चे, आखिर कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्या मेथड अपनाएं, क्या योजनाएं बनाएं, राइट, किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी विषयों पर ये वीडियो है। तो थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है बच्चों को प्रभावी तरीके से कैसे अपने सेमेस्टर को शुरू करना चाहिए, वो एक मार्गदर्शन है। और इस वीडियो से जो भी सूचनाएं आपको दी जाएंगी, हो सकता है, स्वाभाविक है, कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, कुछ डाउट हो सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को, उन सभी डाउट्स को हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेते हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं। पूरा फोकस रहेगा आज कि आपको हम समझा सकें कि आखिर कैसे और किस तरीके से हम अपने सेमेस्टर की स्टडी को शुरू करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन चीज़ों को समझने के लिए हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करना है, और लगभग 8 से 10 ऐसी विशेष बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है नव प्रवेशित विद्यार्थियों का, राइट, चाहे वो UG PG के किसी भी सेमेस्टर में हो, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या MCom कर रहे हैं, या MA कर रहे हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इस समय जो प्रणाली है वो सेमेस्टर प्रणाली चल रही है बच्चे, ठीक है जी। सेमेस्टर सिस्टम पर हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। हमारा जो मेथड ऑफ स्टडी है वो सेमेस्टर सिस्टम है। इसका मतलब एक वर्ष में हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे इस वर्ष की बात करें, अगर हम 2024 की बात कर लें, राइट, तो अभी जो नव प्रवेशित छात्र होंगे वो प्रथम सेमेस्टर में होंगे, और द्वितीय जो ईयर के छात्र होंगे या छात्राएं होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे, राइट, थर्ड में होंगे, फिफ्थ में होंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 सेमेस्टर चलते हैं, ऑड एंड इवन, ठीक है बच्चे, ऑड एंड इवन। अब ऑड सेमेस्टर कौन होता है? ऑड सेमेस्टर में ही नव प्रवेश लिए जाते हैं। इवन सेमेस्टर कौन से होते हैं? इवन सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम UG की बात करें बच्चे, मान लेते हैं कोई BCom का विद्यार्थी है, तो वो अगर इवन सेमेस्टर में है, राइट, इवन सेमेस्टर में है, तो वो कौन से सेमेस्टर में होगा? या तो वो सेकेंड सेमेस्टर में होगा, या तो वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, या तो वो सिक्स्थ सेमेस्टर में होगा, राइट। और अगर हम मास्टर्स की बात करें, मान लेते कोई MCom का या MA का विद्यार्थी है, तो वो द्वितीय सेमेस्टर में या अपने अंतिम फोर्थ सेमेस्टर में होगा, क्योंकि MA 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें कुल 1 से लेकर के 4 सेमेस्टर होते हैं। BCom में या BA में 1 से लेकर के कुल 6 सेमेस्टर होते हैं, राइट, कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम 4 वर्ष की बात करें, अगर फोर्थ ईयर की बात करें, तो BCom में या BA में 8 सेमेस्टर भी हो सकते हैं। हालांकि फोर्थ ईयर में आपको जाने के लिए कुछ विशेष
एलिजिबिलिटी या विशेष क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 वर्ष की ही, ठीक है जी। तो अभी जो सेमेस्टर है 2024 की बात करें तो आप इवन सेमेस्टर में नहीं है, ऑड सेमेस्टर में, और ऑड सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो नव प्रवेशित बच्चे हैं और जो पहले से प्रवेशित बच्चे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब बहुत ज़रूरी बात ये भी है समझना कि आखिर सेमेस्टर प्रणाली में क्या कितने महीने की एक तरीके से स्टडी चल पाती है। मान लिया जाए अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई चल रहा है। 10 जुलाई से हमारा जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं हमारे महाविद्यालय में। 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एंड ऑफ नवंबर या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में, मान लेते हैं दिसंबर में हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो कुल अगर हम देखें तो 10 जुलाई, तो जुलाई का आधा महीना वैसे भी बीत जाता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4.5, राइट, लगभग 4.5 से 4 मंथ की पढ़ाई हो पाती है, ठीक है बच्चे। इसी में आपको पूरे अपने सेमेस्टर कंप्लीट करने होते हैं। और अगर हम एक सेमेस्टर की बात करें तो लगभग 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सभी 6 सब्जेक्ट, सभी विषयों के जो अंक हैं, जो एक तरीके से मार्किंग सिस्टम है, वो लगभग बिल्कुल बराबर है, एक जैसे ही हैं, और सभी के अंक समान हैं। सभी में सेम अंक आपको मिलते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। अगर यूजी की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 25 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जाम में दिए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या बाइफर्केशन होता है ये भी समझना है। तो ये 4 से 4.5 महीने की कैसी योजना, किन किन बातों को ध्यान रख करके कैसे प्रभावी रणनीति बना करके हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट, अंक अर्जित कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है और इंटरनल जो 25 मार्क्स का है। अगर हम यूजी की बात करें पहले, तो 25 नंबर जो हैं वो कैसे मिलते हैं बच्चे। पहला तो आपको मिलता है 5 अंक, 5 मार्क्स अटेंडेंस के, ठीक है बच्चे। अगर कोई बच्चा 100% पूरा अटेंडेंस देता है तो उसे 5 में 5 नंबर मिलते हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि 75% मिनिमम अटेंडेंस है। मिनिमम अटेंडेंस आपकी 75% होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे समय से रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, मिनिमम। और अगर हम यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है, मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, तभी आप छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे कहते हैं मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, या किन्हीं कारणों से वो स्कॉलरशिप से वंचित रह गए, तो उसमें एक मुख्य कारण आपकी अटेंडेंस भी हो सकती है। तो ये बात आप ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपकी अटेंडेंस 75% से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब 5 नंबर आपको अटेंडेंस के मिलते हैं, राइट। इसके अलावा बच्चे 10 नंबर आपके असाइनमेंट के होते हैं, क्लास असाइनमेंट, राइट। इसको आप क्लास वर्क भी बोल सकते हो। और 10 नंबर इसी असाइनमेंट के बच्चे प्रेजेंटेशन का होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का होता है। तो कुल मिलाकर के 5 नंबर आपके अटेंडेंस के, 10 नंबर असाइनमेंट के, 10 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के। तो ये 25 मार्क्स आपको मिलते हैं आंतरिक मूल्यांकन के। अब इसमें आप चाहे तो पूरे पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 100% अटेंडेंस अपनी रखेंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में जो भी आपके क्लास के जो भी क्लास टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, राइट, वो प्रोफेसर जो भी आपको प्रश्न देते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन देते हैं, जो भी आपको असाइनमेंट के रूप में, चाहे हो सकता है कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं, तो वो जो फाइल आप तैयार करते हैं वो पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से अगर आप बनाते हैं तो बहुत हद तक ये बात रहेगी कि आप बहुत अच्छा अंक यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। तो 10 नंबर यहाँ पे आप भी अर्जित कर सकते हैं। तो 10 से लेकर के 9-10 नंबर अर्जित कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही मिड सेमेस्टर होता है, लाइक सेमेस्टर 4-5 महीने का होता है, 2-2.5 महीने की जैसे ही पढ़ाई होती है, 2 से 3 यूनिट जैसे ही खत्म होते हैं, आपको असाइनमेंट दे दिए जाते हैं। और ये असाइनमेंट आपको बना करके अच्छे तरीके से फाइल में वो अपने टीचर्स के पास रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट का, हर एक जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ये मार्किंग प्रणाली सभी सब्जेक्ट में अलग अलग होगी, ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है बच्चे। तो आपने असाइनमेंट मान लिया, बना लिया 10 नंबर का, राइट। अब इसके बाद इसी असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, आपको अपने अध्यापक के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, राइट। इसी असाइनमेंट में जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने फाइल बनाई है, उससे संबंधित आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट। अब इसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स,
स्टेज परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, राइट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसके आधार पर आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो जो बच्चा अच्छे से मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है बोलने की या स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने की, हो सकता है उससे संबंधित कोई प्रश्न आपका प्रोफेसर आपसे पूछे, राइट, तो उसका जवाब अगर आप सही सही देते हैं तो काफ़ी हद तक संभावना रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो कुल मिला के 25 नंबर यहाँ से बनते हैं। अब इसमें अगर आप 22, 23, 21, 22, 23, 24 नंबर अगर आप अर्जित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो 85, 80 प्लस 85, 90% तक भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अब आता है 75% मार्क्स की बात करें तो 75 जो मार्क्स हुए उसका जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो भी पेपर्स आते हैं उस पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो सेमेस्टर के एंड में देना होता है। तो ये कुल मिलाकर के यूजी का पूरा पैटर्न है। अगर हम थोड़ी सी पीजी की बात कर लें तो पीजी में कैसे मार्किंग होती है, लाइक अगर आप एमकॉम में हैं या आप एमए कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें भी प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें से 30 मार्क्स इंटरनल के होते हैं और 70 मार्क्स एक्सटर्नल होता है, राइट। तो ये 30 नंबर कैसे मिलते हैं ये भी देखने वाली बात ये है। इस 30 नंबर में बेटा इस तरीके से डिवीजन किया गया है। 15 नंबर क्लास टेस्ट का होता है, ठीक है बच्चे, क्लास टेस्ट का होता है 15 नंबर। जैसे ही आपके 1-2 महीने बीतते हैं, आपके 2-3 यूनिट की पढ़ाई हो जाती है, तो आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो भी क्लास टीचर है, वो एक क्लास में टेस्ट लेंगे जो कि 15 नंबर का होता है। इसके अलावा 5 नंबर यहाँ भी अटेंडेंस के दिए गए हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे भी एक असाइनमेंट दिया जाता है जो कि 5 नंबर का होता है, राइट। ये ध्यान देने वाली बात है, यूजी में असाइनमेंट 10 नंबर का होता है, पीजी में 5 नंबर का होता है। और इसी असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन देना होता है, ये प्रेजेंटेशन के नंबर 5 नंबर होते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्लास टेस्ट में हो सकता है भाई एक क्लास टेस्ट हो जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे आपके अध्यापक पूछें और आप उसको लिखेंगे। ये रिटन एग्जाम होता है, ध्यान देने वाली बात ये है, रिटन एग्जाम होता है प्रॉपर, और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइडेड जो भी जैसे एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उसी तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करके जाते हैं, जो भी आपके अध्यापक, जो भी आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ के जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अटेंडेंस का सेम क्राइटेरिया है, अगर आप पूरी तरीके से अटेंडेंस लगा के रखते हैं तो पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं। इसके अलावा 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, यहाँ पे भी पीजी के लिए भी लागू है। छात्रवृत्ति अन्यथा नहीं मिलेगा आपको, तो कोशिश करिए कि अटेंडेंस पूरी रखें। असाइनमेंट सेम वही, एक फाइल बनाना होता है, जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन आपके प्रोफेसर्स आपको देते हैं उस पर आपको प्रॉपर तरीके से फाइल तैयार करके सबमिट करनी होती है ड्यू डेट पर। और जैसे ही आपके प्रोफेसर जिस डेट पे भी आपका प्रेजेंटेशन लेंगे उसको आपको प्रेजेंट करना होगा। तो असाइनमेंट बहुत नीट क्लीन, बहुत अच्छे से वेल प्रॉपर मैनर में आपको बनाना चाहिए। प्रेजेंटेशन में वही चीज़, स्किल और बोलने की कला, जो भी स्टेज फियर है वो नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बोलेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये तो कुल मिलाकर के रहा सेमेस्टर सिस्टम में अंक किस तरीके से दिए जाते हैं। अगर आप जो नव प्रवेशित बच्चे हैं ये बात आपको समझ में आ गई है तो डेफिनेटली इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप इंटरनल में पहले तो अच्छा स्कोर करिए, फिर साथ ही साथ एक्सटर्नल। अब बात करते हैं कि ओवरऑल किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो 10 जुलाई से शुरू हो गई है, ठीक है बच्चे। तो अगर 10 जुलाई से क्लासेस शुरू हो गई हैं और बच्चे हालांकि उतनी संख्या में भी नहीं आ रहे हैं, तो कई बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डेली बेसिस पे क्लास करनी चाहिए। आखिर वो क्या तरीका है जिससे कि आप मैक्सिमम लर्निंग, राइट, खूब सारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने ज्ञान अर्जन को या अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, जैसा हमने आपको बताया कि 8-10 ऐसे पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, जिसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि इन इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली बेहतर तरीके से आप पूरे सेमेस्टर के जो पूरी सिलेबस है उसको कवर करते हुए बहुत अच्छा स्कोर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में कर पाएंगे। और बिल्कुल विश्वविद्यालय स्तर पे भी आप टॉप कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय में ही, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ही गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और खूब अच्छा लिखते हैं, खूब अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो डेफिनेटली कॉलेजेस के बच्चों को भी गोल्ड मेडल मिलता है हर वर्ष कन्वोकेशन में। तो जो भी बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं उनका टारगेट है कि भाई गोल्ड मेडल मिले, बेहतर स्कोर करें और आगे की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो
कहीं ना कहीं इन बातों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आज डिस्कस करूंगा सिलेबस की। यस, बहुत ज़रूरी है बच्चा, जैसे हमने आपको बताया आप फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आपने प्रवेश लिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि सिलेबस क्या है आपके एजुकेशन का, राइट। अगर आप मान लेते हैं बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है जी, या एमए कर रहे हैं, या एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, तो आपको समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है किसी सेमेस्टर में भी। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो महाविद्यालय है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस और जो भी शिक्षा पैटर्न है उसको फॉलो करता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, ठीक है बच्चे, वेबसाइट पर सिलेबस दे रखा होता है, ठीक है। जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे तो वेबसाइट पे फैकल्टीज़ में आप जाएंगे, फैकल्टीज़ में आप जाने के बाद वहाँ से अगर आप कॉमर्स फैकल्टी चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, बीकॉम का अगर आप बीकॉम के विद्यार्थी हैं, एमकॉम का अगर आप एमकॉम के विद्यार्थी हैं, इसी तरीके से अन्य जो कोर्सेज़ के विद्यार्थी हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के फैकल्टी में, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट है, फैकल्टी ऑफ साइंस है, राइट। अब जब आप एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं बच्चे, तो आप देखिए उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस के पैटर्न को आपको पढ़ना होगा, राइट। पैटर्न समझिए कि क्या क्या दे रखा है। आप सभी को पता है जो भी सिलेबस का पैटर्न होता है वो यूनिट वाइज डिवाइड होता है, यूनिट वाइज डिवाइड होता है, ठीक है बच्चे। जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें मान लिया जाए यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 2 है, यूनिट सेकेंड है, यूनिट 3 है, या यूनिट 4 है। मैक्सिमम 4 या 5 यूनिट ही होता है, इससे ज़्यादा यूनिट होते नहीं हैं, राइट। तो जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 यूनिट है, कोई भी पेपर है, मान लेते हैं हम कोई एक पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, ठीक है बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 4 यूनिट है। तो हर यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। तो आपको बहुत बारीकी से यूनिट के सिलेबस को पढ़ना है, समझना है। सबसे पहला काम आप सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, या हो सकता है आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो जो भी आपके विषय संबंधित प्रोफेसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके सिलेबस मांग लें। सिलेबस का प्रिंट जरूर निकाल लें। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका नोटबुक है, उस नोटबुक के जो भी आपका नोटबुक है उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पर, ठीक है बच्चे, हर बार मैं अपने विद्यार्थियों से करवाता भी हूँ, फर्स्ट पेज पर सिलेबस को चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, हर दिन आपकी नज़र उस पर पड़ेगी और आपको ये भी पता चलता चलेगा कि उस सिलेबस के कितने पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है, अभी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यूनिट वाइज आप स्टडी करिए। जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स आपने तैयार कर लिए, यूनिट 2 आपने तैयार कर लिया, इससे संभावित जो भी संभावित प्रश्न बनते हैं उनको भी यूनिट के लास्ट में नोट कर लीजिए, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको लगता है बन सकते हैं उस यूनिट संबंधित वो आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिलेबस ऑलरेडी बनाया जाता है ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यूनिट वाइज स्टडी करिए। तो सबसे पहला सजेशन यही है कि आप सिलेबस निकाल लीजिए, अपने नोटबुक के पहले पेज पर सिलेबस को नोट कर लीजिए या प्रिंट निकाल करके उसको चिपका लीजिए, राइट। अब बात करते हैं टाइम टेबल या क्लास शेड्यूल की। सिलेबस आपके हाथ में आ गया, अब आप क्लासेस कैसे करनी है। तो जैसे ही आप महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आपको पता है क्लास शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं, और ऑलरेडी हर एक डिपार्टमेंट का टाइम टेबल रिलीज किया जा चुका है। जैसा कि हमने बताया 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अपने क्लास टीचर से मिलके या डिपार्टमेंट के हेड से मिलके उनसे टाइम टेबल जरूर मांग लीजिए, ठीक है जी। टाइम टेबल जरूर मांग लीजिए या क्लास शेड्यूल मांग लीजिए, जिसको क्लास शेड्यूल बोलिए या क्लास टाइम टेबल बोल दीजिए, ठीक है बच्चे। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कब कब कितने कितने बजे आपके कौन कौन सी क्लास है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीचर, कौन सा प्रोफेसर कितने बजे किस क्लासरूम में कौन सी क्लास लेने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट किस टाइम पर किस क्लासरूम में किस प्रोफेसर के द्वारा वो क्लास ली जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट, टाइम, क्लासरूम एंड प्रोफेसर कौन उसको पढ़ाएगा, ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। और जैसे आपको टाइम टेबल मिले आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास ज़रूर रखें, या सभी के पास डिजिटल गैजेट होता है, मोबाइल होता है। तो अगर प्रिंट आउट नहीं ले रहे हैं तो एक फ़ोटो ही आपके पास ज़रूर आपके मोबाइल पे हमेशा पड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जैसे ही सेमेस्टर शुरू हो, टाइम टेबल बन गया तो उसका एक फ़ोटो खींच करके, राइट, ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं
जितने हर एक क्लास का अलग अलग हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखते हैं, तो बच्चों को प्रायर ये नोटिस दे दी जाती है कि ये आपका टाइम टेबल है, इतने मतलब तारीख से या डेट से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी बच्चे समय पर अपने क्लास में अपने प्रोफेसर से मिल करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सब्जेक्ट प्रोफेसर से मिलें, उनसे बात करें कि वो कब कितने बजे और कैसे क्लासेस को शुरू करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपके प्रोफेसर जो पढ़ाते जाते हैं, तो उनसे बहुत बारीकी से डिस्कस करते हुए अपने क्लासेस को स्टार्ट करिए। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अब ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, राइट। अब हमें पता है कि सिलेबस क्या है, ये हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा प्रोफेसर कितने बजे पढ़ाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टडी शेड्यूल्स की। तो हर एक बच्चे को अपने पढ़ने का एक शेड्यूल ज़रूर तैयार करना चाहिए, बिल्कुल तैयार करना चाहिए। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, राइट। एक तो हो गया क्लासरूम स्टडी, जो आप महाविद्यालय में आकर के पढ़ते हो। एक होता है होम स्टडी, राइट, घर पे कैसे पढ़ना है। तो आपको अपने पूरे समय को दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लेते हैं हमारी क्लासेस 10:30 बजे से स्टार्ट होती हैं और वो मान लेते हैं 3 बजे तक चलती हैं। तो बच्चा अगर 10:30 बजे महाविद्यालय आ गया, 3 बजे तक यहाँ पे है, तो लगभग उसे 5 साढ़े 5 घंटे का या 5 घंटे की क्लासेस मिल जाती हैं। 5 से 4 घंटे क्लासेस चलती हैं। तो बच्चा 4 से 5 घंटे लगातार, राइट, वो महाविद्यालय में पढ़ेगा। तो जो भी आपके सब्जेक्ट प्रोफेसर आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रॉपर क्लास लीजिए, राइट, प्रॉपर क्लास अटेंड करिए, क्लास नोट्स तैयार करिए, क्लास नोट्स तैयार करिए खूब अच्छे तरीके से, ठीक है, मेहनत के साथ। और शुरुआत में ही जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू हुआ, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत जाइए क्लास करिए, क्लास प्रॉपर क्लास करिए, उसके नोट्स बनाइए। क्लास नोट्स बनाएंगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो बहुत हद तक आपके पास प्रॉपर नोट होगा, तो एंड में रिवीजन करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं होम स्टडी की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेसर से होमवर्क ज़रूर मांगें, ठीक है बच्चे। होमवर्क जो भी आपको पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसको तैयार करिए। या जो भी आपको आपके प्रोफेसर ने आपके क्लास में पढ़ाया, उसको घर जा करके रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। एक बार उसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, उसको और फर्दर ढूंढिए, सर्च करिए, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया गया उसको और फर्दर सर्च करो, डिटेल में और जाओ, पढ़ो, राइट, अच्छे तरीके से। और अगले दिन जब भी आप क्लास में आओ, तो जरूर ढूंढ करके 1 से 2 जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्वेश्चंस जरूर लेकर के आइए। जब आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो अगर आप अपने प्रोफेसर से पूछते हैं, तो डेफिनेटली उससे आपका नॉलेज बेस इम्प्रूव होता है। तो अगर घर पे पढ़ने की बात करें, तो घर पे कम से कम बच्चे 4 से 5 घंटे का स्टडी घर पे भी होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आप इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग के शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शाम के समय आप 2 से 3 घंटे आप घर पे स्टडी कर सकते हैं, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे आपकी क्लास 10:30 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे उठ करके या सुबह 6 बजे उठ करके 6 से 9 बजे तक आप आराम से स्टडी करके फिर तैयारी करके आराम से कॉलेज आ सकते हैं। हम ये मानते हैं कि कई बच्चे बहुत रूरल एरिया से आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे बहुत पर्याप्त समय होते हैं, आप आराम से आ सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 घंटे मॉर्निंग, 2 से 3 घंटे इवनिंग, नाइट में स्टडी करने की हैबिट आप डाल लीजिए, राइट। तो एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है कि उसके पास अपना स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। और आप जहां भी पढ़ रहे हो बच्चे, जहां भी जो भी आपका स्टडी का प्लेस है, वो एक निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कभी कहीं पढ़ रहे हैं, राइट। आपका पूरा जो घर है, राइट, उस घर में कहीं पे भी एक स्थान निश्चित कर लीजिए पढ़ने का, राइट। ये फिक्स होना चाहिए, फिक्स प्लेस टू स्टडी, ठीक है। हमेशा इसको एक निश्चित बना के रखिए और कोशिश करिए वो शांत प्लेस हो। आपके घर का जो सबसे शांत जगह है उसको चुने, पर्याप्त पर्याप्त रोशनी हो वहां पे, राइट, पर्याप्त रोशनी हो। और ये भी ज़रूरी है कि जो भी आपका टाइम टेबल है, सिलेबस है, वहाँ पे आप चिपका दें, राइट, आपके वॉल पर। वहाँ पे आप आराम से अपना टाइम टेबल, सब्जेक्ट का आपका सिलेबस वहाँ चिपका के रखें। तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपके सामने दिखेगा चीज़ें रिवाइज करते समय। तो और ये भी ज़रूरी है कि स्टडी शेड्यूल जब आप तैयार करें, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं बच्चे, राइट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अलग अलग नोट्स बनाएं, ठीक है। अलग अलग नोट बनाएं और नोट बहुत अच्छे बनाएं, खूबसूरत बनाएं, साफ सुथरा बनाएं,
क्योंकि जो भी आप यूजी पीजी में पढ़ते हो बच्चे, आज की जो भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हद तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सिलेबस 90% तक यहीं यूजी और पीजी के सिलेबस ही रहते हैं बच्चे। तो जैसे मान लेते कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, तो अगर आप अच्छे से नोट्स तैयार करते हो तो जो भी अकाउंटेंट की भर्तियां होती हैं, बैंक में भर्तियां निकलती हैं, या कोई पीएसयूज की भर्ती निकलती है, या टीचिंग की कोई जॉब निकलती है, वो सारे के सारे जो एग्जाम्स उसमें होते हैं वो सभी यहाँ पे आपके नोट्स रिवीजन में काम आएंगे। तो आपके कैरियर के लिए ये नोट्स बहुत ज़रूरी होंगे फ्यूचर में, व्हेन यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। वो कोई बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो सकता है, कोई पीएसयू का, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का, कोई डिपार्टमेंट का, किसी कमीशन का, राइट, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम हो सकता है। तो सभी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके नोट्स, आपके स्टडी काम आएगी। तो मैं बच्चों को बार बार हिदायत देता हूँ कि यूजी पीजी के बच्चे ज़रूर अपने सभी सेमेस्टर्स के नोट्स को अच्छे से सहेज के रखें, जो भी की पॉइंट्स हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से नहीं बदलता है, राइट, सब्जेक्ट्स। तो जो भी चीज़ें हैं, आप जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो अपने स्टडी शेड्यूल के साथ उसको नोट्स भी तैयार करें, घर पे भी पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करते हुए स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे अब क्या करते हैं, देखिए, एक, हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आजकल मार्केट में क्या आता है, ईजी नोट्स आते हैं या छोटे छोटे नोट्स आते हैं, राइट, जो भी नोट्स आते हैं, राइट, जो गाइड जिसको बोलते हैं आप, गाइड्स आते हैं। उन गाइड में, अब वो गाइड हो सकता है 50 से 60 पेज का गाइड होता है, वो बच्चे खरीद लेते हैं, 150-200 रुपये मिल जाता है, राइट। वो बच्चे क्या करते हैं, इसी गाइड से पढ़ते हैं। और कब पढ़ते हैं, मान लेते हैं एग्जाम आ गया, अब एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले शुरू करते हैं पढ़ना, बाकी दिन क्लास से गायब रहेंगे, या क्लास में आएंगे तो अटेंटिव नहीं रहेंगे, घर से निकलेंगे कॉलेज पहुंच करके क्लास को प्रॉपर अटेंड नहीं करेंगे, या क्लास में आ गए तो टीचर ने जो भी पढ़ाया उसको नोट नहीं करेंगे, घर पहुंच करके बैग वैग ऐसे फेंक करके अपना घूमेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी हैबिट हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को, आपके नॉलेज को, आपके ओवरऑल लर्निंग पैटर्न को बहुत ही हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। तो विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं बार बार बताता भी हूँ, 3D लर्निंग मॉडल, राइट, 3D लर्निंग मॉडल। तो 3D लर्निंग जो मॉडल है, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले बताते भी हूँ कि 3 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला डी मैं कहता हूँ डेडिकेशन, राइट। डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन कुल मिलाकर के आता है समर्पण से, है ना जी, समर्पण, समर्पण, तो समर्पण बहुत आवश्यक है। दूसरा डी होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को हम संकल्प कहते हैं। और तीसरा हमने बताया है डिसिप्लिन, राइट, डिसिप्लिन, राइट बच्चे, डिसिप्लिन को हम अनुशासन, राइट, अनुशासन। तो बच्चे अगर आप डिसिप्लिन, अगर आपके पास समर्पण नहीं है, समर्पण क्या है, बहुत सीधी सी बात यह है, समर्पण से सिद्धि मिलती है। अब सिद्धि क्या है भाई, सिद्धि की सफलता का ही एक पर्याय है सिद्धि। समर्पण का मतलब यह है कि पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ आप तैयारी करें, पढ़ें। जो एक विद्यार्थी, जैसे घर से आप आते हैं, कॉलेज में आते हैं, जिस उद्देश्य से आपने प्रवेश लिया है, माता पिता इतने मेहनत से फीस जमा करते हैं, आपसे एक उम्मीद लगाते हैं, राइट, तो समर्पण आपके पास होना चाहिए। ईमानदारी से आप पढ़ाई करें, जिस उद्देश्य से आप घर से बैग लेकर निकलते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे दिन पूरे रात 24 घंटे आप पूरे ईमानदारी से लगे रहिए, राइट, सीखने के लिए। दूसरा है संकल्प। मैं बार बार कहता हूं कि संकल्प में विकल्प की संभावना नहीं होनी चाहिए। कई सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते रहते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कोई ITI में एडमिशन ले लिया, कोई बीएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उद्देश्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प कर लीजिए आपको करना क्या है। बीकॉम करना है, बीकॉम के बाद क्या करना है, एमकॉम करना है, एमकॉम के बाद क्या करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे अनुशासन के साथ। अब अनुशासन क्या है, अनुशासन यही है कि भाई ईमानदारी से पढ़िए, आपका अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसको पढ़िए, समझिए। जो बातें जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये भी अब आपके अनुशासन का ही एक पार्ट होगा कि मेरे द्वारा समझाए गए कुछ अच्छी बातों को आप सीखें, उसका अनुसरण करें, अपने आचरण, व्यवहार और विचारों में ढालने की कोशिश करें। कुल मिलाकर के आपका जो प्रोफेसर है आपको चीजें सिखा सकता है, बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है, तो चलना भी सीखना होता है।
जैसे हमारे विद्यार्थी कई बार बहुत सारे बहाने बताते रहते हैं, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। तो मैं कहता हूं कि भाई समस्याओं से कभी कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहा है, राइट। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहाने की तलाश नहीं कर सकते, नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशंस, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रेरणा देंगे, आपको अनुशासित बनाने में सहायता करेंगे। तो आप उनको देखें, समझें और थोड़ा सा कहीं ना कहीं धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को अगर आप पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये 3D लर्निंग मॉडल भी आपके जीवन को, अगर आपको लगता है तो आप लिख करके कहीं रख लें, हो सकता है कहीं भटक रहे हों तो लिख करके चिपका लें कि समर्पण क्या है, संकल्प क्या है, अनुशासन क्या है। तो जीवन के 3 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं एक विद्यार्थी के लिए, वो है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ें अपने जीवन में आत्मसात कर ले विद्यार्थी तो असफल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये टाइम शेड्यूल के विषय में बात थी। टाइम शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, रोज कम से कम 4-5 घंटे महाविद्यालय में आएँ, इससे आपकी अटेंडेंस 100% रहेगी। फिर वहाँ से निकल के 4-5 घंटे घर पे पढ़ें। कुल मिलाकर के कितने घंटे होते हैं पूरे 24 घंटे में? सभी के पास उतना ही है, देख लेते हैं। देयर आर 24 आवर, राइट। और मान लेते हैं 5 आवर आप किसने दिया? आपने महाविद्यालय में दिया, कॉलेज में दिया। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं कॉलेज में दिया। मान लेते हैं 5 आवर आप घर पे दे रहे हो, ठीक है, होम। तो 24 घंटे में कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हो? 10 आवर, ठीक है। अभी भी कितने बचे? अभी बचे 14 आवर बचा हुआ है। हम मान लेते हैं एक विद्यार्थी को कम से कम 7 से 8 घंटे सोने चाहिए। चले हमने कहा 8 घंटे सोइए, तो कितना हो गया? 18। अभी भी कितने घंटे बचे हैं? 6 आवर बचे हैं। इस 6 आवर को आप अपने घर, परिवार और आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो गांव देहात के बच्चे भी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो घर, परिवार, जिम्मेदारियों को इस पूरा करने में 6 घंटे लगाइए। बाहर घूमने में, सोशल मीडिया चलाने में, इधर उधर अपना समय बर्बाद करने में, गप्पे हाँकने में मत लगाइए, क्योंकि यही समय है अपने जीवन को बदलने का। क्योंकि हम सरकारी जो महाविद्यालय है, गांव, छोटे छोटे गांवों से लगा हुआ महाविद्यालय है, तो हमें पता है जो यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं वो इकोनॉमिकली एंड सोशली काफ़ी डिप्राइव्ड होते हैं, बहुत डेवलप नहीं होते हैं, राइट। पुअर क्लास से आते हैं, जिनके माता पिता मुख्य रूप से कृषि या छोटे मोटे व्यवसाय में लगे होते हैं। तो ऐसे में अगर अपना भाग्य बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे अपने जीवन को बदल सकते हैं, राइट। कोई जादू नहीं हो जाएगा, राइट। और शिक्षा एक बार ईमानदारी से आप ग्रहण कर लेंगे तो कभी भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आ सकती हैं। तो ये भी विद्यार्थियों को समझने की ज़रूरत है कि अपने जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन लाएं तो लाएं कैसे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, फीस लगभग 0 हो जाती है, आपको सारा का सारा स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप ईमानदार होकर के थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और यही महाविद्यालय से अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट भी आपको बदलना होगा कि हम सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम एक गांव में रहते हैं या शहर के जो लोग हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन ने हर चीज़ आपके हाथ में दे दी है। आपके पास मोबाइल है, सरकार ने आपको पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया, स्कॉलरशिप मिल रही है, इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। जो प्रोफेसर्स यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस में आते हैं, ऐसे प्रोफेसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके कमीशन के एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं, राइट। और उनके पास जितना ज्ञान का भंडार है, अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो वो टीचर मोटिवेट ज़रूर होते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य मोटिवेशन ही पढ़ाना है, राइट। तो इसीलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि इन बातों को ध्यान रखें। तो तीसरी बात जो इस टाइम शेड्यूल को लेके थी, स्टडी शेड्यूल को लेके थी, हमने बात कर दी। पहला सिलेबस, फिर आपका टाइम टेबल एंड तीसरा स्टडी शेड्यूल। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो बातें मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मेरे इस जो भी मेरा अनुभव है पढ़ाने का, उसमें मैंने देखा है जो बच्चे आते हैं रूरल एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में, उनका मोटिवेशन, मोरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है। तो ऐसे में अब हमारे प्रोफेसर्स की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, या उनको ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाना चाहिए कि वो कैसी क्या क्या चीज़ें या व्यवस्था में ऐसे क्या परिवर्तन करें, ऐसे क्या इनपुट डालें जिससे कि बच्चों का मनोबल, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ये बात बताने की ज़रूरत है कि
प्रतिभाएं छिपी होती हैं, प्रतिभाओं को जगाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने होते हैं, और जब प्रयत्न करते हैं तो बच्चे अपने आप निखरते चले जाते हैं। तो मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना दोनों तरफ से, बच्चे थोड़ा सा अगर डेडिकेशन के साथ पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाते हैं महाविद्यालय में, और प्रोफेसर्स पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक बेहतर गुरु और शिष्य परंपरा जो एक रिलेशन है दोस्ती का, राइट, एक स्नेह का, अपनेपन का, अगर उससे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चा अपने प्रोफेसर से डरता नहीं है, खुल करके अपनी बात बताए, अपनी समस्या बताए, और प्रोफेसर अपने अनुभव से उन बच्चों को अगर थोड़ा मोटिवेट करें, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा मोटिवेट ना हो, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा मेरा भी सजेशन है कि अब बच्चे यहाँ प्रयत्न करें कि अपने प्रोफेसर से पॉजिटिव तरीके से मिलें, बात करें, अपनी बात रखें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चा लगातार क्लास में आए, ईमानदारी से घर पे पढ़ाई करे, और ये चीज़ अपने अध्यापक के प्रति दिखाए कि वो समर्पित है पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे जब आपके गुरु को पता चल जाए कि बच्चा समर्पित है पढ़ने के लिए, तो ऐसा कहीं पे गुरु है ही नहीं कि जो आपको मोटिवेट ना करे, आपके लिए प्रयत्न ना करे, राइट। तो ऐसे नहीं कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा नहीं कहा गया भाई। तो उसका एक अपना पर्याय है, अपना ध्येय है। आपके गुरु आपके माता पिता से बढ़कर आपकी चिंता कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ईमानदार रहें शिक्षा के प्रति। तो मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अगली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, जिससे ये होगा कि बच्चे अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेंगे, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार नहीं होंगे। उनके मन में ये बात नहीं आएगी नहीं शहर में पढ़ने वाला बच्चा मुझसे तेज है, भाषाई तौर पर अंग्रेजी बोलता है तो मैं उससे कमज़ोर हूँ। तो भाषा का भी विरोध नहीं होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी अंग्रेजी हिंदी सभी भाषाओं में निपुण करना है। तो जिनको इंग्लिश आती है दे शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न द इंग्लिश, राइट। छोटे छोटे पैरा पढ़ें, उनको गाइड करें, तरीके बताएं कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर्स यहाँ पे प्रोफेसर बन के आते हैं उन्होंने भी कई सारी कठिनाइयों का सामना किया होता है, बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को झेलते हुए वो प्रोफेसर बनते हैं। तो अपने अनुभव को ही अगर साझा करेंगे, या हो सकता है कोई सोशल मोटिवेशन स्टोरीज हों, जैसे मैं कई बार अपने बच्चों को कई सारी कहानियाँ सुनाता हूँ, देवी सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाता हूँ, अब्दुल कलाम जी की कहानी सुनाता हूँ, श्रीकांत बोला जी की कहानी सुनाता हूँ, विवेकानंद जी की कहानी सुनाता हूँ। तो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बहुत आसानी से बच्चों के अंदर ये बात डेवलप करने में हेल्प करेंगी कि आखिर मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना कैसे है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको चाहता था बताना कि कैसे हमें किस चीज़ों को फॉलो करना। तो बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें, पूरी तरीके से बच्चों के लिए और अपने विद्यार्थियों को डेडिकेटेड ये वीडियो है बच्चे। कोई प्रश्न बीच में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला है न्यू एंड इनोवेटिव मेथड। देखिए आपको ये बात समझनी होगी, विद्यार्थियों को भी समझनी होगी और प्रोफेसर्स को भी ये बात समझनी होगी। फिर आप किसी भी महाविद्यालय से हों, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, इनोवेटिव मेथड है, न्यू और इनोवेटिव मेथड है टीचिंग का, वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत तेजी से पैटर्न ऑफ लर्निंग चेंज हो रहा है, राइट। डिजिटलाइजेशन आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इनके आने से, इनके शिक्षा में प्रवेश करने से शिक्षा का जो प्रारूप है या स्वरूप है वो बहुत तेजी से बदला है। बच्चे इन टेक्नोलॉजीज का, न्यू और इनोवेटिव मेथड्स का कैसे उपयोग करें और अपने लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करें, ये बात हमने अपने विद्यार्थियों को सिखानी है, खुद भी सीखनी है और सिखानी भी है, राइट। तो अब आप देखेंगे गूगल का उपयोग, एआई का उपयोग, ये अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है। चुटकियों में हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट, या उसको हम तुरंत वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या कोई प्रश्न हमारे पास है जिसका जवाब हमें देखना है तो टीचर्स भी उसका उपयोग कर सकते हैं, विद्यार्थियों को बता सकते हैं। इससे हम लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि भाई कोई एआई का उपयोग कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। नो, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर चाहे वो एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, या कोई इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, दीज ऑल आर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, राइट, हमें असिस्ट करती हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से अपना काम पूरा कर सकें, राइट। तो ऐसे में बच्चों को उसका ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि बीच बीच में आप अपने बच्चों को, या महाविद्यालय में ऐसे बहुत सारे सेशंस हम लोग कर सकते हैं, या विद्यार्थी भी आगे आकर के अपनी बात रख करके ये चीज़ कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनके विषय में बताया जाए, उसको कैसे एक्सेस किया जाए। जैसे मेरे कई सारे वीडियोस हैं जूम मीटिंग को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, या जीमेल ईमेल कैसे बनाया जाए, या एआई का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इन सभी के विषय में अगर हमारे विद्यार्थियों को, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी जानकारी होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लर्निंग में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो सारे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको हम कहीं ना कहीं न्यू और इनोवेटिव मेथड एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीख सकते हैं। तो नए नए तौर तरीके भी हमें अपनाना चाहिए सीखने का। अब वो पुराना समय गया कि जो बच्चे क्लास में आए, किताब लेकर के बैठे तभी पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। और भी कैसे कई सारे मेथड हैं, केस स्टडी मेथड है, इसके अलावा लेक्चरिंग के भी जो प्रारूप हैं वो भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट बेसिस है, असाइनमेंट और बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन मेथड के थ्रू आप, बहुत सारे ऐसे तौर तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और नए नए मेथड्स को सीखने में, राइट। तो इससे क्या होगा, बच्चों की शिक्षा के प्रति, लर्निंग के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो हम उसके प्रति भी अपना एक अच्छा योगदान दे पाएंगे कि नए और इनोवेटिव मेथड से उसको भी हम सिखा पाएंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी लो देखने को मिलती है, कुछ बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, तो ऐसे में हमें उनको नहीं छोड़ना है, वी हैव टू टेक देम राइट एट पार। तो कहीं ना कहीं न्यू और इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हेल्प करेगी हमारे विद्यार्थियों को सीखने में। अब ऐसे में विद्यार्थियों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है कि विद्यार्थी थोड़े सचेत रहें, राइट, थोड़े से इंफॉर्मेटिव तरीके से आगे बढ़े। डिस्कवरी एक इम्पॉर्टेंट मतलब एलिमेंट है कि वो ढूंढने की प्रवृत्ति थोड़ा अपने अंदर जागृत करें, वो चाहें सीखना, राइट, नई नई चीज़ें पढ़ें। आपके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, उससे इंटरनेट पे सारी चीज़ें आती हैं, उसको ढूंढें और ढूंढने के बाद अपने प्रोफेसर से आकर के उसको डिस्कस करें। तो उस पर इनपुट लें अपने प्रोफेसर्स की, तो ज़रूर आपको आपके प्रोफेसर्स बताएंगे और सिखाएंगे भी। तो इससे क्या होगा, प्रोफेसर्स को भी रुचि बढ़ेगी आपको बताने में। आजकल के जो बच्चे हैं वो देखा गया है कि प्रश्न नहीं पूछते, नई नई चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके नहीं लेकर के आते हैं। तो ये एक चीज़ है बच्चे आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि न्यू और इनोवेटिव मेथड को फॉलो करने के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट करें। कुछ भी चीज़ आपको, नई चीज़ें ढूंढ करके आपको मिलती है जिसके विषय आपको जानकारी नहीं है, अपने प्रोफेसर्स के पास लेकर के आएँ, उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें उनके लाभ और हानि के बारे में, ठीक है जी। तो इससे भी आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। बेहतर विद्यार्थी बनने के लिए जो भी प्रयत्न और प्रयास करने हो वो आपको करने चाहिए, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल भी जो बच्चे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से वे अपने प्रोफेसर्स का सम्मान रखते हुए उनसे इंटरेक्ट करिए, डेफिनेटली आउटपुट बहुत बेहतर निकलेगा। अब बात करते हैं क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अगला एलिमेंट है क्लासरूम पार्टिसिपेशन। जैसा कि हमने बताया 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू सिट इन द एग्जामिनेशन एंड टू बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। कहने का मतलब ये है कि 75% मिनिमम है। अगर आप इससे कम अटेंडेंस अपनी क्लासरूम में देते हैं तो बच्चे आपको ना छात्रवृत्ति मिलेगी, ना आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम से वंचित किया जा सकता है, आपकी छात्रवृत्ति रोकी जा सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन आप बढ़ाएं, महाविद्यालय ज़रूर आएँ, थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बात बताइए, बिना प्रयत्न के शिक्षा कहाँ मिलती है, वो भी इतनी अनमोल अनमोल चीज़, उसको अर्न करने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो जो भी दूर दराज गाँव के बच्चे हैं वो साइकिल से आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, जो नियर बाई हैं वो पैदल ही चले आते हैं, तो थोड़ा प्रयत्न करिए, रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करिए, क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। जिस समय पर जिस भी प्रोफेसर की क्लास है, टाइम टेबल आप अपने पास रखिए, उन प्रोफेसर्स के पास जाइए, बुला के लाइए, क्लासरूम में बैठ के स्टडी करिए। इसके अलावा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो पूरा करके रहिए और क्लासरूम में उसको बताइए। आपके पास कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन से पूछिए, राइट, उनको इन्फॉर्म करिए कि सर यहाँ तक पढ़ाई हो गई है, आज हमें ये पढ़ना है।
तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनकी रुचि है, तो उनको पता होता है कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो जब ऐसा आप करते हो ना, तो आपका प्रोफेसर भी मोटिवेट होता है, उनको भी भाई मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको भी इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी की तरफ से अगर प्रयास किए जाएंगे तो प्रोफेसर्स हो ही नहीं सकते कि डिमोटिवेट हो जाएं। तो अगर आप बढ़ चढ़ करके सीखना चाहेंगे, आगे बढ़ करके अपने प्रोफेसर्स के प्रति थोड़े से उत्सुक होंगे कि नहीं सर अब आपकी क्लास है, सर आप मुझे पढ़ा दीजिए, सर ये आज पढ़ना है, तो डेफिनेटली मोटिवेशन बढ़ेगा प्रोफेसर्स का। और क्लास में प्रोफेसर्स के साथ बैठ करके जो पढ़ने का आनंद है, जो सीखने का आनंद है, उस समय जो आपके विचार पर, व्यवहार पर और आचरण पर जो प्रभाव पड़ता है आपके प्रोफेसर्स का, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसको टेक्नोलॉजी, उसको कोई एआई, उसको कोई गूगल, कोई इंटरनेट रिप्लेस ही नहीं कर सकता। सो दैट इज हाउ द पर्सनालिटी इज बीइंग ग्रूम्ड, हाउ द पर्सनालिटी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन द क्लासरूम। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, राइट। और प्रोफेसर होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत बारीकी से अपने बच्चों को हर बार बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ क्लास करने के लिए। तो बच्चे भी इस बात को समझें, इस वीडियो के माध्यम से ही समझें। ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है कि आप ज़रूर क्लासरूम पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। अगला है डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं, अगर आप उसको चुपचाप अपने अंदर रखे रहेंगे ना, तो वो धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशन करना, परिचर्चा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपके प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाया, कोई क्लास खाली है, तो आप अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे डिस्कशन ज़रूर करें। और जो भी आप चीज़ें सीखें अपने आचरण व्यवहार में उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, राइट। कोई भी चीज़ जैसे आपको पढ़ाई गई, मान लेते हैं कोई विषय है, अकाउंटिंग है, कोई आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया, जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया गया, तब उसका रिफ्लेक्शन ये हो सकता है कि आप अपने आसपास कोई अकाउंटिंग की फर्म है, किसी भी हफ्ते में एक बार आप विजिट करें, आप देखें वो फर्म कैसे काम करती है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, पार्टनर्स के क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो आपने थेरेटिकल पढ़ा वो प्रैक्टिकल कैसे समाज में हमारे चल रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी राइट ऑब्जर्व्ड एंड लर्न। तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें विद्यार्थी होने के नाते। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक विद्यार्थी तौर पे आपको ये तो करना ही चाहिए। तो अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं, तो अब मान आपके प्रोफेसर ने कोई चीज़ पढ़ाई, लेट्स से कि आपको एथिक्स के बारे में, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ाया गया, उसके प्रिंसिपल बताए, दो चार थ्योरी इंपॉर्टेंट बताई गई, तो ये चीज़ आप अपने आपस में विद्यार्थी जो है डिस्कस करें, निष्कर्ष निकालें, कुछ प्रश्न बनाएं और उन प्रश्नों को आपस में सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसी सिस्टम को हम स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल कहते हैं, SQC कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल क्या होता है? स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल। अच्छा, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े। स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल यही है कि भाई बच्चे आपस में किसी भी समय एकत्र होकर के जो भी उन्होंने सीखा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आपस में रख करके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। तो आपस में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, वन टू वन डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू ग्रो देयर नॉलेज राइट इन मल्टीफोल्ड। तो कुल मिलाकर के अगर बच्चे थोड़ा सा डिस्कसिव हो जाते हैं, रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट होता है और वो बहुत मल्टी डायमेंशन में चीज़ों को या क्वेश्चंस को देखने और समझने में पारंगत हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशन और रिफ्लेक्शंस को थोड़ा सा बच्चों में डालने की कोशिश की जाए या बच्चे भी इन चीज़ को समझें। तो हम कोशिश ये भी कर सकते हैं कि भाई स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल अपने क्लास का डेवलप कर सकते हैं। लाइक जो भी यूजी पीजी के बच्चे हैं आपस में वो डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों को ले सकते हैं, या एक ही क्लास के बच्चे जो जो 2 4 10 बच्चे हैं आपस में किसी में मिल करके वो डिस्कशन कर सकते हैं आपस में कि आज हमने क्या पढ़ा या घर पे क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर हो गई, कौन सी चीज़ किसको आती है, कोई चीज़ किसी को बेहतर तरीके से आती है तो वो डिस्कस करें, किसी को कोई प्रश्न है तो बच्चे उसका उत्तर देने की कोशिश करें। दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, राइट। और ऐसे में अच्छा हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, ऐसे में हमारी नीतियाँ और सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना ज़रूरी है, राइट। कुल मिलाकर के अगर हम सिर्फ बातों को ही कह दें या सिंपल ऐसे हम चीज़ों को डिस्कस ही कर दें तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। जब तक हम उसको पॉलिसी में, अपने नीतियों में, अपने व्यवहार में, अपने सिस्टम में
एक कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा डालने की कोशिश ना करें। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों का इनपुट और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स का, सिस्टम का इनपुट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अल्टीमेटली जो भी ये पूरा का पूरा इंफ्रा, जो भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसमें हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने देश के लिए बेहतर ह्यूमन कैपिटल दे सकें, बेहतर विद्यार्थियों को तैयार कर सकें। तो इसमें हमें कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे क्या क्या परिवर्तन करें, ऐसे क्या प्रयत्न करें, ऐसे क्या प्रयास करें जिससे इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, जी हाँ, जैसे मैं आपको बताया था, जो पर्सनालिटी है किसी स्टूडेंट्स की, राइट, उसकी लर्निंग उसकी पर्सनालिटी में झलकनी चाहिए, राइट। तो पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम NEP 2020 की बात करें तो उसका भी मूल उद्देश्य पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट भी है एक, राइट। तो पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अपने बच्चों में वो ज्ञान डालते हुए उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ झलकनी चाहिए। स्किल जैसे भी जो भी चीज़ हम अकाउंट पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी उनको कोशिश करें एक्सपोजर देने की, और बच्चों की पर्सनालिटी और स्किल में जब डेवलपमेंट होगा तो उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी, दिखेगी, और जब यही बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा या जॉब में जाएगा तो वो चीज़ बहुत बेहतर तरीके से अचीव कर पाएगा या अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगा। तो पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे जो भी आपके अध्यापक जो बेहतर तरीके से बोलते हैं, कोई बेहतर तरीके से किसी शब्द का उपयोग करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, क्लास में कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, धीरे धीरे अपने अंदर उन चीज़ों को डालने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। स्किल की बात करें तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें आप देखिए कि क्या क्या कैरियर ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, उसको भी आप अपने आसपास से अपने प्रोफेसर डिस्कस करके सीखने की कोशिश करें। लाइक अगर किसी को किसी बैंक में मैनेजर बनना है तो भाई कभी कभी रोल प्ले भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एक बैंक का मैनेजर क्या क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। तो उसकी भी आप एनालिसिस करके बच्चों को डिस्कस करके रोल प्ले के थ्रू उनको सिखा सकते हैं। लाइक किसी को अकाउंटेंट बनना है तो एक फर्म में अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, मान लेते कोई पेरोल ऑफिसर है तो पेरोल ऑफिसर क्या क्या काम करता है, मान लेते कोई अकाउंटिंग पैकेज है, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे काम करता है, राइट। उसका इनपुट आउटपुट कैसे हम उपयोग करते हैं, कोडिंग क्या होती है, या सिंपल हम बोलें कि नोटेशंस कैसे कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं, या कोई बच्चा और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, राइट। तो उनके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए उसके लिए भी बच्चों को और प्रोफेसर्स को डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए। तो बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको अपनी पर्सनालिटी पर, अपने स्किल पे भी काम करना है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके सफलता नहीं मिलती है। जब तक नॉलेज, जब तक ज्ञान आपके आचरण, व्यवहार, विचार में पनपे ना, जब तक वो रिफ्लेक्ट ना हो, आपके स्किल में ना झलके, तब तक कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात है सोर्स ऑफ स्टडी, इसकी बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता पढ़ना कहाँ से है। कोई भी किताब उठा लेंगे या गाइड उठा लेंगे, वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं बच्चे, सबसे पहला चीज, जैसे ही आपके पास सिलेबस आया, ठीक है, आपको सिलेबस मिल गया, जी हाँ, जब आप सिलेबस यूनिवर्सिटी का निकालेंगे तो वहां पे सजेस्टेड रीडिंग्स का एक नीचे लिखा होगा या सजेस्टेड बुक लिखा होगा, उसमें इंपॉर्टेंट फेमस किताबों के नाम सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये एक तरीके से स्टैंडर्ड बुक होते हैं। या आप अपने प्रोफेसर से ही बात करें, प्रोफेसर्स आपको आपके सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक ऑथर का नाम बता देंगे, उन्हीं बुक को आपको फॉलो करना है। अब आप कहेंगे सर ये बुक महंगी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी होती है, आपके पास लाइब्रेरी होती है, या आपके प्रोफेसर खुद जो आप खरीदें तो आप अपने प्रोफेसर से भी सहायता मांग सकते हैं, तो आपके प्रोफेसर भी आपको बुक उपलब्ध करा देते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करना है, उन किताबों से, जो प्रोफेसर जिन किताबों से पढ़ा रहा है उन्हीं किताबों को लेकर के आइए। गाइड वाइड के बिल्कुल चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपकी जो सोच है, आपका नॉलेज बहुत संकुचित हो जाता है। दूसरा जो सोर्स है बच्चे, पहला तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट पे भी ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं बच्चे, जहां से आप अच्छे से किसी भी विषय पर अध्ययन कर सकते हो। विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए लाइब्रेरीज हैं, राइट। वहां से आप इंटरनेट के थ्रू
आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी नोट्स हैं, कई सारे आपके प्रोफेसर्स के भी नोट्स वहाँ पड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। जैसे कि आप एलयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो एलयू की वेबसाइट पे भी बहुत सारे विषय के जो नोट्स हैं, राइट, या ई कंटेंट है, ई कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। कई सारे इंटरनेट पर लाइक इग्नू है, इग्नू के भी स्टडी नोट बहुत अच्छे होते हैं, वो भी वहाँ पड़े होते हैं, तो वो भी आपका विषय उससे संबंधित आप नोट्स निकाल सकते हैं वहाँ से। या फिर NOIS है, उसके भी नोट्स हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि CBSE हो गया या तमिलनाडु बोर्ड हो गया, उन सभी के भी स्टडी नोट्स, या कई सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ हो गए लाइक CA, CS, IICMA, CMA, NISM, राइट। ऐसे बहुत सारे, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो उनके विषय में बात कर रहा हूँ मैं। इन सभी के स्टडी नोट्स PDF अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़नी है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके इग्नू नोट्स मिल जाएंगे, नॉइस के नोट्स मिल जाएंगे, CA, CS, ICWA या CMA, ICMA, सबके नोट्स अवेलेबल हैं। या स्टैंडर्ड किताब आप देख, जो भी आपके पास सोर्स, और बहुत सारे सोर्सेज को बढ़ाना नहीं है, एक सोर्स पकड़िए तो उससे आप पढ़ना शुरू करिए, थॉरो स्टडी करिए उसको। तो इंटरनेट भी एक सोर्स है। इसके अलावा बच्चे, क्लास नोट, क्लास नोट जो भी आपका टीचर पढ़ा रहा है या बनवा रहा है, उसको ज़रूर ईमानदारी से तैयार करें। इसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं उनसे भी आप कई सारी चीज़ें डिस्कस सकते हैं, ये भी एक सोर्स है। स्टैंडर्ड बुक है, इंटरनेट है, क्लास नोट है, आपके टीचर्स जो आपको गाइड करें, जो आपको सोर्सेज बताएं, उसको फॉलो करिए। और इसके अलावा आप अपने क्लासमेट, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके क्लास के विद्यार्थी, वो भी आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना है। सोर्स ऑफ स्टडी आपकी यही होनी चाहिए। गाइड वाइड के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें, नहीं तो आप बहुत संकुचित हो जाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तृत तरीके से और जो भी पढ़ाया जाए उसको और ढूंढ ढूंढ करके पढ़ करके उनका नोट्स बनाएं। उसको फिर लास्ट में जैसे एग्जाम आए 1 महीने पहले से रिवीजन शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तैयारी भी आपकी होगी, बहुत अच्छा स्कोर होगा, और एक विद्यार्थी के तौर पर आपकी जो गुणवत्ता है बहुत बढ़ जाएगी। तो अब जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं एग्जाम देने जाएंगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस पे भी बहुत सारे टीचिंग मेथड्स मैंने डेवलप किए थे, बताए भी हैं, लाइक UCRT, SST टेक्निक है। हालांकि उस पर हम अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्लास में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ही, 1 महीना पहले ही, मान लेते हैं 15 से लेकर के 20 दिन पहले, ये बात ध्यान रखिए, पहले आप रिवीजन ज़रूर शुरू कर दें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके टीचर्स ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, लिखवाए हैं, उन सभी का रिवीजन ज़रूर करें अच्छे से। अब रिवीजन करने के सोर्सेस क्या होंगे? पहला, आपके नोट्स हैं जो आपने क्लास में बनाए हैं। दूसरा, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके प्रोफेसर्स हर यूनिट में आप बताते हैं, या नहीं बताते जरूर उनसे पूछा करिए कि सर इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है उनसे जरूर पूछें, सर इस यूनिट में बताइए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, या टॉपिक कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में यही आएगा, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उस पर प्रश्न बनेंगे, तो उनसे ज़रूर पूछे सर प्रोबेबल टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टॉपिक पूछा करिए। तो उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करें। इसके अलावा अब बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस, जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा 1 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हुआ है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मान लेते हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चे हैं, तो आप देखिए मान लिया 2024 में आप एग्जाम देंगे, तो आप देखिए 2023 में, 2022 में क्या पेपर आया था, प्रीवियस ईयर पेपर क्या था, उसके क्वेश्चन क्या बने थे, उन क्वेश्चंस को नोट करें अच्छे तरीके से। तो उनको अच्छे से लगा के देखें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगभग 2 से 3 साल का सॉल्व करें अच्छे तरीके से। हो गया, तो आपके नोट्स, आपके जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, राइट, उन बुक के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जो की हाईलाइट आपने कर रखे थे, उनको भी एक बार देख लें। तो कुल मिलाकर के ये है। अब रिवीजन में क्या करना है, इन्हीं सब चीज़ों के जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, अब आपको आंसर राइटिंग भी करना है।
मान लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो आ सकते हैं, तो आप उसको आंसर राइट करके देखिए कि आपसे आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सॉल्व करके देखें एक बार 2 बार। तो ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो जब आप एक बार आंसर यहाँ पे लिख के जाएंगे घर पे, तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में इतना हाई होगा कि आपको डर ही नहीं लगेगा। 2-3 चीज़ें जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, फियर ऑफ एग्जाम है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट, फियर ऑफ एग्जाम, ये दोनों हट जाएगा। और दूसरा, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग मेथड को आपको सीखना है कि कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए, अपने आंसर को कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहिए, डायग्राम का उपयोग कैसे करना चाहिए, एग्जाम्पल्स का यूज़ कैसे करना चाहिए, कोई केस स्टडी है तो उसको हमें कैसे डिस्कस करना चाहिए, पॉइंट वाइज कैसे, चार्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट का उपयोग कैसे करना चाहिए। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन इंक्लूड आंसर राइटिंग। तो आप आंसर राइट करके अपने प्रोफेसर्स को ज़रूर दिखाएं। जैसे कई बार अपने बच्चों को मैं खुद अपनी लिखी हुई कई सारे नोट्स या पुरानी चीज़ें दिखाता हूँ कि देखो मैं कैसे लिखा करता था, या कोई क्लास का कोई बहुत अच्छा बच्चा है जो बहुत अच्छा लिख रहा है, तो उसके कॉपी को, इसके नोट्स को हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ कि आप देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं, तो जो भी आपके प्रोफेसर्स इनपुट्स दें, जो भी आपको बताएं, उनको ज़रूर नोट करें। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इन सभी 10 बातों को अगर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। तो ये पूरी तरीके से जो हमारा ये वीडियो था, समर्पित था नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कि वो अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करें, योजना और प्रभावी रणनीति कैसे बनाएं जिससे वो टॉप स्कोर कर सकते हैं। होता नहीं है प्रश्न कि भाई हाउ टू स्टार्ट योर सेमेस्टर स्टडी, कैसे अपने सेमेस्टर की स्टडी को शुरू करें, तो ऐसे ही शुरू करना चाहिए। सिलेबस निकालिए, टाइम टेबल नोट करिए, स्टडी शेड्यूल बनाइए, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस पे काम करिए, नए इनोवेटिव मेथड्स करिए, सीखिए, डिस्कशन करिए, रिफ्लेक्शन करिए, पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए। जो मेन सोर्सेज ऑफ लर्निंग है, बुक है, इंटरनेट है, टीचर है, क्लास नोट्स है, इन सभी को फॉलो करिए एंड रिवीजन करिए अपने नोट से, बुक से, आंसर राइटिंग करिए, PYQ 2-3 साल के सॉल्व करिए। सो इन दैट वे यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट। अच्छे विद्यार्थी कैसे बनते हैं भाई, टॉपर कैसे बनते हैं, टॉप कैसे करते हैं, आप यही पूछते हैं ना। तो कोई बहुत सिंपल सा फार्मूला नहीं है, यही एक मेथड है, यही तरीके होते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो आप भी यूनिवर्सिटी लेवल पर टॉप कर सकते हैं, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, आप भी चांसलर मेडल जीत सकते हैं। तो और कुल मिला करके कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बेहतर कैरियर बना सकते हैं, राइट। कोई भी फील्ड है जो भी आप कर रहे हो, BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो या MA कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हीं सारे बच्चों को समर्पित था। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत आप सभी के ज्ञान में, आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने में थोड़ा बहुत सफल हो पाऊंगा। तो अब अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप वीडियो में ज़रूर लिखें। और हमारे महाविद्यालय की तरफ से, फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर की तरफ से, हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी नवप्रवेशित विद्यार्थियों को और पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।